हेलो फ्रेंड, एनवीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार इकोनॉमी से संबंधित दूसरा टॉपिक आज मैं लेकर आपके सामने आया हूं। आज का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, अधीसंरचना। टॉपिक के लास्ट में मैं इस टॉपिक से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पे डिस्कशन भी करूंगा, जो डायरेक्ट रूप से आपको प्रारंभिक परीक्षा एवं मेंस में हेल्प करेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए आप। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अर्थव्यवस्था में परिवहन हो गया, यातायात माध्यम हो गया, जैसे सड़क यातायात हो गया, रेलवे यातायात हो गया, हवाई यातायात हो गया। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है, संचार है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। जो किसी भी देश या स्टेट के लिए जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पर्याप्तता एवं कुशलता है, जो उसके आर्थिक विकास की प्रमुख शर्तें हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन एवं नियंत्रण होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा किया जाता है। 1991 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया है, आर्थिक उदारीकरण, उसके बाद निजी क्षेत्र ने इस क्षेत्र में काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाई है। आज के समय में हम लोग देखते हैं तो कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर है काफ़ी प्रमुख भूमिका निभा रही है। जो हम लोग परिवहन क्षेत्र में चलते हैं तो परिवहन क्षेत्र जो बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 7.3% योगदान देता है। तो सुशासन के जो कार्यक्रम के 7 निश्चय 2 है, उसमें सुलभ संपर्कता एक प्रमुख निश्चय है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डिटेल से मैंने 7 निश्चय जो वीडियो है उस पर डिस्कशन किया है। साथ साथ जो बिहार का बजट पार्ट 1 है उस पर भी मैंने डिस्कशन किया है। जो सुलभ संपर्क है उसमें 2 पार्ट है, ग्रामीण पथ संपर्क एवं शहरी क्षेत्र में बाईपास एवं फ्लाईओवर। इसमें है कि किसी भी गांव को नज़दीक को जो मुख्यालय है, ब्लॉक हो गया, सब डिवीजन हो गया, थाना हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग हो गया या स्टेट हाईवे से जैसे सुविधा केंद्र, उससे जोड़ने की बात कही गई है ग्रामीण पथ संपर्क में। शहरी क्षेत्र में बाईपास एवं फ्लाईओवर बनाने की बात कही गई है, जिसका की जो चौड़ाई कम से कम 7 मीटर होना चाहिए। तो इसका डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो जो 7 निश्चय योजना है उसमें बना दिया है, इसलिए उसको अगर आपने नहीं देखा तो कृपया एक बार उसको देख लीजिए। अब है इस रोड सेफ्टी, पथ सुरक्षा काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फरवरी 2020 में स्वीडन में, जो यूरोपियन कंट्री है, उसमें तृतीय वैश्विक मंत्री सम्मेलन हुआ था। इसका जो एम था, इसमें जो ये जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया कि 2030 तक जो कम से कम 50% जो सड़क दुर्घटना होती है उसमें कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुर्घटना में जो मौत होती है वो विश्व में जो कुल मौतें होती है इसमें 8वां सबसे बड़ा रीजन है। उसमें भारत का जो हिस्सा है वो 11% है। भारत में 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है, उसमें 1.5 लाख लोग से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है उससे सिर्फ व्यक्तियों परिवार को मृत्यु नहीं होती है, बल्कि इससे संपूर्ण राष्ट्र की आर्थिक क्षति होती है। अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं तो जो सड़क दुर्घटना में जो सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं उसमें तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे आता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी है। बिहार का जो पोजीशन वो 15वां है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो भी दुर्घटना होती है वो गंभीर प्रकृति की होती है, मतलब सीवियर सड़क दुर्घटना होती है, काफ़ी गंभीर सड़क दुर्घटना होती है। अगर आंकड़ों पे जाएं तो 100 दुर्घटना होती है, इसमें मात्र 30 लोग ही बच पाते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो 100 दुर्घटना होती है उसमें लगभग 60 लोग बच जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा समझने के लिए मैंने ये बात किया है। बिहार सरकार के द्वारा इस पे काफ़ी कार्रवाई की जा रही है, जैसे कि आपको जो सड़क नेटवर्क है उसके नज़दीक एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था करना, मिनी मोबाइल क्लिनिक की व्यवस्था किया जाना। साथ साथ जो सड़क दुर्घटना के लिए एक नया हेल्पलाइन बनाने की बात कार्रवाई इस पर की जा रही है। जो ये है पथ सुरक्षा नीति, रोड सेफ्टी पॉलिसी, बिहार सरकार ने पथ सुरक्षा नीति 2015 बनाया है। इसमें इसके जो पॉलिसी बनाया उसके लिए एक्शन प्लान, कार्य योजना एवं नियमावली बनाई गई है। इसके जो सड़क दुर्घटना के जो मॉनिटरिंग होता है,
डिफरेंट डिपार्टमेंट की समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके लिए 2 स्तर पर बिहार सुरक्षा पथ समितियां, बिहार पथ सुरक्षा परिषद और जिला पथ सुरक्षा समितियां गठित की गई है। इस पे 4 ई पे फोकस किया गया, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर, शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और आपात देखभाल। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रोड सेफ्टी पॉलिसी 2015 बिहार सरकार की, थोड़ा इसको थोड़ा याद रखिए। अब हम लोग आते हैं सड़क नेटवर्क को। तो जो सड़क नेटवर्क, रोड जो नेटवर्क है, उसका जो समाज को उत्पादन केंद्रों, मार्केट, हेल्थ फैसिलिटी हो गया, हॉस्पिटल हो गया एवं अन्य कई सुविधाएं हो गया, उससे जोड़ने का काम करता है रोड नेटवर्क। जो इसको जो सड़क नेटवर्क जो होता है उसको चौड़ाई के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, 1 लेन, मध्यवर्ती लेन, 2 लेन और 2 से अधिक लेन। जो 1 लेन होते हैं उनकी चौड़ाई होती है 3.75 मतलब 3.25 मीटर। मध्यवर्ती लेन होता है उसका चौड़ाई होती है 5.5 मीटर 5.5 मीटर। जो 2 लेन होते हैं उसकी चौड़ाई होती है 7 मीटर और 2 से जो अधिक लेन होती है उसकी चौड़ाई होती है 7 से अधिक मीटर। तो चौड़ाई के आधार पे ये जो सड़क नेटवर्क है उसे 4 भागों में बांटा गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय उच्च पथ नेटवर्क, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है। अगर हम लोग NHAI की जो लंबाई के हिसाब से देखते हैं तो सबसे अधिक जो स्टेट NHAI जो फैला हुआ है नेशनल हाईवे वो महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो महाराष्ट्र थोड़ा याद रखिएगा। महाराष्ट्र जो क्षेत्रफल के हिसाब से वो 3रे पोजीशन पर है, लेकिन NH के हिसाब से नेशनल हाईवे सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो NH8 है, NH9 हो गया, NH3 हो गया, NH13, NH16, NH50 सभी महाराष्ट्र से है, जुड़ा हुआ है। जो महाराष्ट्र स्टेट है उससे 6 जो आसपास के स्टेट है सभी NH से जुड़े हुए हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी महाराष्ट्र में। तो थोड़ा इसको याद रखिए। अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्रफल पर सबसे ज़्यादा जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, वो हरियाणा में है, उसके बाद पंजाब, उसको महाराष्ट्र में। तो ये थोड़ा क्रोनोलॉजी थोड़ा याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन इससे आते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो जो नेशनल हाईवे है वो 58 नेशनल हाईवे बिहार में है, जिसकी कुल लंबाई 5475 5475 किलोमीटर है। जो टोटल जो कुल नेशनल हाईवे है उसका 4% आता है। अगर बिहार में देखें तो NH31 की लंबाई सबसे अधिक है। जो NH31 है वो जो यूपी के उन्नाव है, उन्नाव से होते हुए, यूपी के उन्नाव से होते हुए पूरा बिहार कवर करते हुए मालदा के शमसी, मालदा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे शमसी जो शहर है वहाँ तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 968 किलोमीटर है। 968 किलोमीटर में 404 किलोमीटर से बिहार में इसका कवर होता है। तो इसको देखिएगा, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में NH31 की लंबाई, बिहार में जितने भी NH है 58 जो NH है उसमें सबसे अधिक लंबाई NH31 की है। जो सबसे कम लंबाई है वो NH727 727 का ए 727 का कहिए या 727 ए। NH727 ए की लंबाई सबसे कम है। ए है जो गोरखपुर, देवरिया, सलेमपुर होते हुए जो मैरवा है वहाँ तक जाती है, जो बिहार यूपी के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करती है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं तो जो NH की लंबाई है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, मधुबनी में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में, उसके बाद 3रे पोजीशन में मुजफ्फरपुर आता है, 2रे में मधुबनी, पहला में पटना। अगर सबसे कम NH की बात किए तो शिवहर। अगर आपको ऐसा भी कभी कंफ्यूजन हो, अगर किसी में पूछा जाता है कि सबसे कम कहाँ डिस्ट्रिक्ट में होता है तो आप लोग शिवहर से पूरा तो छोटा डिस्ट्रिक्ट अगर ऑप्शन में है तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास आंसर नहीं आता तो आप शिवहर से पूरा आप मार सकते हैं। अब है भारत माला परियोजना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, सेंटर फंडेड स्कीम है। ये 5 वर्षों के लिए जो परियोजना है 2017-18 से लेकर 21-22 तक, इसमें 34,800 किलोमीटर का निर्माण करने की योजना की गई है। इसके अंतर्गत जितने भी राष्ट्रीय कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, आर्थिक कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, सीमावर्ती सड़कें जो हैं, जो बॉर्डर एरिया हैं, और हरित क्षेत्र एक्सप्रेस बनाने की बात कही गई है। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी जो पिछड़े इलाके हैं, धार्मिक एवं जो पर्यटक स्थल हैं, उनको भी जोड़ने की बात कही है भारत माला परियोजना के अंतर्गत। तो बिहार के जो 9 परियोजनाएं हैं इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 751
किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है। हमने यहाँ पे जो 9 परियोजना उसका नाम दे दिया, कुछ का जो ऑलरेडी डिसाइड जिसका हो चुका है उसका मैंने किलोमीटर भी दे दिया है, जिसका डिसाइड अभी नहीं हुआ कितना तक बनना है उसका मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, इस बार इसको ध्यान में रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। अब है स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे जो है इसकी कुल लंबाई है 3713 किलोमीटर, 3713 किलोमीटर। इसमें जो 68% हिस्सा वो 2 लेन का है, 23% हिस्सा एक या मध्यवर्ती लेन का है और 9% हिस्सा 2 से अधिक लेन का है। 2 लेन मतलब हो गया 7 मीटर चौड़ा है। 23% जो हिस्सा है वो एक लेन, ये मतलब 3.25 किलोमीटर 3.7 मीटर, और मध्यवर्ती लेन जो 5.5 मीटर होता है तो वो है। तो चौड़ाई के हिसाब से इसमें जो परसेंटेज है वो दिया गया है, जस्ट आपको समझने के लिए, इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप थोड़ा इसको ध्यान रखिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो शीर्ष जिले हैं, जो स्टेट हाईवे जो जिसका पूरा तरह से प्रबंधन रख रखाव राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, वो उसको स्टेट हाईवे राज्य उच्च पथ नेटवर्क कहते हैं हम लोग। तो सबसे अधिक जो है वो पटना जिला में, उसके बाद गया दरभंगा। तो सबसे जो शीर्ष जिला पटना है उसको थोड़ा याद रखिए। अब है जो जिला नेटवर्क है, तो जिला नेटवर्क है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय जो जिला मुख्यालय है उसका जो नेटवर्क है जिला मुख्यालय से लेकर नीचे तक, उसकी कुल लंबाई है 14,886 किलोमीटर, 14,886 किलोमीटर। इसके अलावा जो जितने भी वामपंथी अतिवाद नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं, जैसे 5 जो वामपंथी जो प्रभावित डिस्ट्रिक्ट हैं, अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे 41 रोड बनाने के काम किया बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 775 किलोमीटर है। तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ परियोजना विकास योजना है। अब इंपॉर्टेंट होता है ग्रामीण नेटवर्क, ग्राम की जो सड़कें हैं उसकी बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो योगदान है उसमें 50% है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे जगह हैं जिसमें कि रोड बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक अलग स्कीम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई है, वो 2013-14 से। ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 96,883 किलोमीटर है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक ग्रामीण सड़कें हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे अधिक ग्रामीण सड़कें कहाँ हैं, तो इसका आंसर होगा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद पश्चिम चंपारण है। अब ये 2 निगम की बात की जा रही है, जो जितने भी रोड बनते हैं उसके लिए एक निगम है, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड। थोड़ा सिर्फ नाम रखिए, 2009 से कार्यरत है। इसको है जो काफ़ी फंड इसको प्राप्त होता है, जैसे एशियाई विकास बैंक हो गया, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण हो, जीका जिसको बोलते हैं, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी ऑथोरिटी, जीका हो गया, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अभिकरण, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण हो गया, उससे भी इसको फंड प्राप्त होता है। साथ साथ पीपीपी मोड पे भी इसको फंड प्राप्त होता है। तो ये कुछ निर्माण है जिसको कि जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण के द्वारा फंड प्राप्त हुआ है। इसका जो गया, मानपुर, हिसुआ, राजगीर, नालंदा, बिहार शरीफ के द्वारा जो 4 लेन रोड का निर्माण किया जा रहा है, इसकी बिहार राज्य पथ विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जो पुल बनते हैं जितने, उसके लिए एक निगम है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड। इसको थोड़ा इसकी स्थापना 1975 में। तो 2 निगम, इसको सिर्फ आप लोग ध्यान रखिए। अब पथ परिवहन के बारे में बात करें तो जो परिवहन डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का, उसको कोविड-19 के दौरान जो जितने भी इनोवेटिव वर्क किए गए हैं नगर परिवहन में, उसके लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जो जितने भी बस छोड़ के जितने भी वाहन है, ट्रक हो गए, ट्रैक्टर, ट्रेलर, टैक्सी, टिपहिया, इसका जो ऑनरशिप में सबसे जो पहला डिस्ट्रिक्ट है पटना जिला। पटना जिला में सबसे अधिक ये है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है तो पटना जिला सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद पूर्णिया।
अगर बसों के स्वामित्व ऑनरशिप की बात करें तो सुपौल जिला में सबसे अधिक है। सुपौल जिला में लगभग 20% बस है। टोटल 903 बस सुपौल जिला में रजिस्टर्ड है। इसको थोड़ा सा बस ऐसे ही है, इसको थोड़ा एक ध्यान नजर रखिए कि सबसे अधिक जितने भी वाहन हैं सबसे अधिक निबंधित पटना डिस्ट्रिक्ट में है। एक बिहटा में निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र परिवहन विभाग के द्वारा बनाया गया 3 एकड़ जमीन पे एक डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है, जिसमें सही समय पर उपलब्धता, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसकी उपलब्धता, सिक्योरिटी, चोरी या दुरुपयोग रोकने के लिए डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब एक मोबाइल ऐप है बिहार परिवहन, इसको थोड़ा आप लोग याद ध्यान रखिए, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। जितने इस ऐप में, इस जो ऐप है बिहार परिवहन मोबाइल ऐप, इसमें आप किसी गाड़ी का नंबर डालिएगा तो पूरा डिटेल उसमें आ जाता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन उसका हो गया, जितने जो उसका जो मालिक है उसका पूरा विवरणी आ जाती है। तो इससे क्या होता है, जो पुलिस बल है वो उस गाड़ी के ऑनर, स्वामित्व एवं जो ड्राइवर के सही होने की जांच करता है। इस जो ये है कि वाहन 4.0 और सारथी 4.2, तो इसको सभी 38 जिलों में लागू किया गया है। ये दोनों है वाहन 4.0 और सारथी 4.0। सभी वाहनों एवं वाहन चालकों को राष्ट्रीय ई पंजी पर निबंधन के लिए इसको लागू किया गया, वाहन 4.0 और सारथी 4.0। तो इसको ध्यान रखिए कि सभी वाहन एवं वाहन चालकों को राष्ट्रीय जो ई पंजी पर जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसको शुरुआत की गई, ये जो सभी 38 जिलों में लागू है। इसके अलावा बैटरी चालित एवं ई रिक्शा के लिए जो रोड टैक्स है उसमें 50% छूट दिया गया है, जिससे कि जो सीएनजी और विद्युत चालित जो वाहन है उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है, प्रमोट गवर्नमेंट इसको कर रही है। इसके अलावा है कि जितने भी 15 साल से जितने पुराने व्यावसायिक एवं सरकारी वाहन होंगे वो प्रतिबंधित होंगे, वो उनको चलाने पे रोक लगा दिया गया है। 15 साल से जितने भी पुराने वाहन होंगे सभी पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। 12 साल से अधिक जितने भी पुराने व्यवसायिक कॉमर्शियल व्हीकल होंगे उस पर हरित कर ग्रीन टैक्स लगाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार स्वच्छ ऊर्जा नीति 2019। इसमें है कि जो 4 जो नगर निगम या नगर परिषद, जैसे पटना नगर निगम हो गया, दानापुर नगर परिषद हो गया, खगौल नगर परिषद हो गया, फुलवारी से नगर परिषद हो गया, उसमें 1 अक्टूबर 2021 से जितने भी डीजल चालित तिपहिया टेम्पो हैं उसको बंद कर दिया गया पूरी तरीके से। वहां पे सीएनजी या जो बैटरी चालित टेम्पो है वो चलाए जाएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। एक परिवहन विभाग का एक निगम है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, ये 1959 में स्थापित है। इसमें है कि जो 2018 में जो निगम है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, उसको सर्वोत्तम नगर से बस सेवा पुरस्कार दिया गया है। तो थोड़ा याद रखिए, हो सकता है इससे क्वेश्चन आए। तो सर्वोत्तम नगर बस सेवा पुरस्कार। अब हम लोग देखते हैं कि जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम है वो कुछ स्टेट जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के साथ एक अग्रीमेंट किया है, इनकी बसें वहां तक आती जाती है। इसके अलावा दो इंटरनेशनल स्तर पे नेपाल के साथ, नेपाल सरकार के साथ भी एग्रीमेंट बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा किया गया। इसमें बोधगया पटना काठमांडू से 2 बस चलती है, पटना जक्कनपुर के बीच भी 4 बसें उपलब्ध है। तो एक तो याद रखिएगा, जो पटना के साथ जो नेपाल के साथ भी जो अंतर्राष्ट्रीय बस समझौता है वो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ये कुछ फैक्ट है जिसमें जो बसें हैं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की, उसमें है कि जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुफ्त यात्रा, उसमें उनको कोई पैसा नहीं देना होगा। महिलाओं के लिए जो विशेष बस, स्पेशल बस चलाई गई है। आम बसों में महिलाओं के लिए 65% जो सीट है वो रिजर्व किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी दिव्यांगजन व्यक्ति है उनको 50 किलोमीटर यात्रा करने में 50% की छूट दी गई है, और हर बस में उनको 2 सीट जो होंगे वो रिजर्व होंगे। तो इस तरह याद रखिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन ना है।
अब लोग रेलवे नेटवर्क पे बात करते हैं, तो देश में जो कुल जो रेलवे नेटवर्क है उसमें बिहार का हिस्सा 5.5% है। जो रेलवे नेटवर्क का टोटल 18 जोन है, उसमें एक जोन बिहार में भी है जिसमें कि पूर्व मध्य रेलवे, जिसका कि मुख्यालय हाजीपुर है, वो 96 में स्थापित किया गया था। पूर्व मध्य रेलवे जोन को, जो कि 2002 से कार्यशील है। तो इस तरह याद रखिएगा, एक जो जोन है 18 जोन में, एक बिहार में भी है। इसके अलावा 2 ग्रीनफील्ड रेल इंजन बनाया गया, एक मढ़ौरा में, एक मधेपुरा। जो ग्रीनफील्ड हुआ मतलब इसका मतलब हुआ कि टोटल नए तरीके से वहां बनाया गया है। एक ब्राउनफील्ड होता है, इसमें पुराने अगर कोई कारखाने हैं उसको मॉडिफाई करके नए तरीके से उसको मॉडिफाई करके बनाया जाता है, मॉडर्नाइज किया जाता है, उसको ब्राउनफील्ड कहा जाता है। लेकिन कोई खाली जगह पे नए तरीके से जो कारखाना स्टेब्लिश होते हैं उसको ग्रीनफील्ड करते हैं। तो मढ़ौरा और मधेपुरा में 2 ग्रीनफील्ड रेल इंजन बनाए गए हैं। ये कुछ फैक्ट है कि जो जो कोरोना टाइम में, जो कोरोना का जो पीरियड था, क्वारंटाइन टाइम से काफ़ी जितने भी सेवाएं हैं वो सभी प्रतिबंधित थी। उसमें जो जो यहाँ के जो मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग थे, उनके लिए 1285 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियाँ चलाई गई थी, जिसमें 20 लाख प्रवासी बिहार लौटे थे। तो सर्वाधिक जो 3.7 लाख प्रवासी गुजरात से लौटे थे, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पंजाब से। इससे कुछ फैक्ट है, इसको थोड़ा ध्यान में आप लोग से प्रक्रिया। अब डाक नेटवर्क पे आते हैं, तो इस जो देश में टोटल 1.57 लाख डाक घर है, इसमें बिहार का मात्र 9,084 डाकघर ही बिहार में है। आजकल जो डाक सेवा काफ़ी अपने आप को मॉडर्नाइज कर लिया है, वो सिर्फ लेटर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जितने बैंकिंग का काम कर रहा है, बीमा का काम कर रहा है, तो पैसा ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है। आजकल तो डाक के द्वारा जो गंगा जल, या हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो मुजफ्फरपुर की लीची या भागलपुर का जो आम है, या किसी जगह का जो फेमस फल है, उसको भी आप जो लोगों को बीच पहुंचाया जा रहा है। तो ये कुछ फैक्ट है, बिहार में कुछ जो डाकघर है उसमें 2.99 करोड़, मतलब लगभग 3 करोड़ खाता है। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल जो बैंकिंग सेक्टर में जो पोस्ट ऑफिस है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्र को मुख्य पॉइंट हो गया बैंकिंग के लिए डाकघर। अब सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन पे आते हैं, तो राज्य के जो प्रमुख एयरपोर्ट है वो पटना, गया, दरभंगा है। पटना गया तो ऑलरेडी पहले से था, गया इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ पे आती है। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से काफ़ी जो बौद्धिस्ट कंट्री है वहाँ से फ्लाइट गया आती है। दरभंगा में 8 नवंबर 2020 से कॉमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत की गई है। अभी दरभंगा में हम लोग देखते हैं तो दिल्ली, मुंबई, जो बेंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद, कोलकाता के साथ जो इसका फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है दरभंगा। तो इम्पॉर्टेंट है, नया एयरपोर्ट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें हो सकता है क्वेश्चन ना। इसके अतिरिक्त जो और डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया, गोपालगंज, मधुबनी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, यहाँ पे तो एयरपोर्ट बना हुआ है लेकिन इसका कमर्शियल यूज नहीं हो रहा है, उस राजकीय प्रयोजन के लिए सिर्फ यूज होता है। तो इसको याद रखिएगा, कमर्शियल फ्लाइट जो नागरिक सेवाएं के लिए जो संबंधित है वो 3 है, पटना, गया, दरभंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भवन निर्माण। इसमें है कि कुछ आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा, जैसे कि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, ये 2008 से संचालित है। इसको थोड़ा निगम दो ऑलरेडी हम निगम की बात हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तीसरा निगम हुआ बिहार सरकार का बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, 2008 से कार्य करता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट है, इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग कि बीटा में विकास प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जा रही है। दरभंगा में दूसरा तारामंडल, एक तो पटना में, दूसरा तारामंडल की स्थापना दरभंगा में की जा रही है। गर्दनी बजो के पटना में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तथा जो खेल अकेडमी है उसको स्थापित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। खासकर वहाँ पे जो खेल यूनिवर्सिटी भी बनाने की बात की जा रही है। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बनाने की बात की जा रही है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय तथा पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। तो ये सिर्फ कुछ फैक्ट है, इसको थोड़ा याद रखिए, कुछ हो सकता है इसे क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आप आए। अब सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो साइंस टेक्नोलॉजी में तो राज्य सरकार को नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है, इसको तो इनोवेटिव वर्क के लिए जो सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है उसको
डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया। वो नेक्स्ट जिन विश्वान 2.0 है। इसमें है कि जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस का एक पार्ट है जिसमें जितने भी प्रखंड मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, उनको हाई स्पीड डेटा से जोड़ने की बात कही गई है। जितने प्रखंड मुख्यालय है उसको 8 Mbps तथा जिला मुख्यालय को 34 Mbps डेटा से जोड़ने की बात की जा रही है। एक राज्य आंकड़ा केंद्र 2.0 है। इसमें भी है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए विभिन्न सेवाओं देने के लिए राज्य आंकड़ा केंद्र 2.0 बनाया गया है। इस सेकलैंड हो गया सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो इसमें जो अगले 5 वर्षों में इसको और अपडेट करने के लिए सेकलैंड 2 बनाया गया। तो इसमें कुछ पॉइंट है तो थोड़ा आप लोग याद रखिए। बिहटा और राजगीर में IT सिटी बनाने की बात कही गई है। तो ये कुछ फैक्ट है, इसको थोड़ा याद रखिए। IT सिटी 2 शहरों में बनाने की बात कही गई है, बिहटा एवं राजगीर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कि बिहार में पहला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे हैं। तो इसमें हम लोग अभी पढ़ चुके हैं बिहार में कुल 58 नेशनल हाईवे हैं। देश के किस राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे की लंबाई सबसे अधिक है। तो अभी हम डिस्कशन कर चुके, जो महाराष्ट्र है उसमें सबसे अधिक नेशनल हाईवे है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान का पोजीशन आता है। तो सबसे अधिक जो NH है वो महाराष्ट्र में है। बिहार में किस राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई सबसे अधिक है। तो जो नेशनल हाईवे 31 है, जो कि उन्नाव से होते हुए पूरा बिहार कवर करते हुए मालदा डिस्ट्रिक्ट का जाती है, जिसमें कि उसकी कुल लंबाई 968 किलोमीटर है। जिसमें बिहार में जो इसकी लंबाई है NH 31 की वो है 404 किलोमीटर। सबसे अधिक जो लंबाई है वो NH 31 की है। तो इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। बिहार में किस जिले में ग्रामीण सड़क नेटवर्क की लंबाई सबसे अधिक है। ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे अधिक ग्रामीण सड़कें हैं। उसके बाद जो पोजीशन आता है वो मुजफ्फरपुर का है, उसके बाद पूर्वी चंपारण का। तो पहला पोजीशन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है, दूसरा जो सेकंड पोजीशन है, दूसरा स्थान है वो मुजफ्फरपुर, तीसरा पूर्वी चंपारण। तो इसमें जो सही उत्तर होगा और डी होगा मधुबनी। बिहार में कितने वर्ष पुराने सरकारी व व्यावसायिक वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये अभी हमने डिस्कशन किया था, ये 15 वर्ष जितने पुराने वाहन है उसको प्रतिबंधित कर दिया है। जो वाहन जो कमर्शियल व्हीकल 12 वर्ष पुराने हैं उस पर हरित कर ग्रीन टैक्स लगाया गया है। तो इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। बिहार सरकार के द्वारा किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय बस समझौता किया गया है। तो इसमें 5 ऑप्शन है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक उत्तर। तो अभी हम लोग डिस्कशन किए कि नेपाल गवर्नमेंट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है। इसमें बोरिया, पटना, काठमांडू तथा पटना जनकपुर के बीच जो बस बिहार सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। अब इंपॉर्टेंट है, बिहार में किस जगह पे ग्रीनफील्ड रेल इंजन कारखाना स्थापित किया गया है। तो ग्रीनफील्ड हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि वैसे कारखाना जो कि नए तरीके से बनाया जाता है उसको ग्रीनफील्ड कारखाना कहते हैं। तो जो बनाया गया है वो 2 जगहों पे मधेपुरा और मडेरा जो सारण में है। तो इसमें मधेपुरा सही आंसर है। अब है कि बिहार से कौन सा एयरपोर्ट नागरिक सेवाओं के लिए संचालित है। तो पूर्णिया, गोपालगंज, मधुबनी, भागलपुर, ये चारों जगह एयरपोर्ट है, लेकिन जो नागरिक सेवाएं यहाँ पे नहीं दी जा रही है। यहाँ पे जो नागरिक सेवाएं दिया जा रहा है वो है पटना, गया, दरभंगा। तो इस पे इसका आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। यह 9वां क्वेश्चन है, AP कलाम साइंस सिटी किस शहर में प्रस्तावित है। तो इसका आंसर होगा पटना। जो राजगीर है वहां पे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है, खेल एकेडमी बनाया जा रहा है, खेल यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। वैशाली में जो है वो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनाने की बात की गई है। गया नहीं, बोध गया में महाबोधि संस्कृति केंद्र बनाने की बात की गई है। लेकिन जो APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी है वो पटना में बनाया जा रहा है। तो इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। अब बिहार के किस शहर में IT सिटी बनाया जा रहा है। तो
अभी हमने डिस्कशन किया कि दो शहरों में, राजगीर और बिहटा, दो जगहों पे आईटी सिटी बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर डी होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक है बिहार इकोनॉमी से संबंधित, काफ़ी आपको हेल्प एग्जाम में करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करते हैं उसके साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।